सभी भाइयों बहनों को नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, हरियाणा टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीईटी एग्जाम देते हैं जहां पर सीडीपी के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हों, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मोस्टली सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न रखे हुए हैं हमने, वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साथ में आपको कमेंट करते चलना है, क्योंकि कमेंट करेंगे आप तो सभी चीज़ों को यहाँ पर विधिवत रूप से समझते चलेंगे और कमेंट के थ्रू मैं आपको जान सकूंगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके द्वारा यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए गए हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालते चलना है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। और सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहा है स्क्रीन पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ही प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा को आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में समावेशी शिक्षा से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सीटेट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न समावेशी शिक्षा से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं। तो चलिए कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है। पहले हम प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है। बताइएगा यहाँ पर कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य बताना है आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के क्या करना है, स्वागत करना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि शिक्षण का एक विशेष तरीका है जिसमें सभी बालक क्या कर सकते हैं, सभी चीजों को सीख सकें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। सिर्फ देखिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जोर दे रहा है कि उनका दाखिला करवाना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, उनका एडमिशन करवाने पर जोर दे रहा है। और जो चौथा विकल्प है यहाँ पर कह रहा है शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो देखो, ये आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है यहाँ पर कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो समावेशी शिक्षा है उसको मैं आपको पहले यहाँ पर समझा देता हूँ, इसके बाद में हम अपना आंसर लगाएंगे कि समावेशी शिक्षा का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो समावेशी शिक्षा होती है, बिना किसी जाति, लिंग, भेदभाव किए बिना, ठीक है, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, आंख से दिखाई न देता हो, तो इस प्रकार की शिक्षा जो सभी प्रकार के बच्चों का समावेशन करती है और एक ही कक्ष में बैठाकर सभी प्रकार के बालकों को जहां पर शिक्षा दी जाती हो, इस प्रकार की शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। तो आपको देखिए ट्रिक नहीं भूलना है। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है, मैं कहता हूं कि सामान्य वर्ग के बालक और जहां पर विशिष्ट वर्ग के बालक, दोनों को क्या है, एक ही कक्ष के अंतर्गत यदि शिक्षा दी जाती है तो इस प्रकार की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है, जहां पर ना तो जाति का याद ध्यान रखा जाता है कि कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का है या कोई पिछड़ी जाति का है, और ना ही देखिए किसी वर्ग, ना ही देखिए चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, सभी प्रकार के बालकों का समावेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहले के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा कि देखिए, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के क्या करना, स्वागत करना ही आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो उम्मीद है मुझको कि सभी भाई बहनों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको ईबीएस हो, पेडागोजी हो, सभी से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आप चैनल पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं और अपने सीटेट एग्जाम के लिए तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न कह रहा है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। कह रहा है कि यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कमेंट करना है
कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि जब कोई बालक सीखने के लिए तत्पर होता है, देखिए जो मूल भाव है उसको मैं बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधगम से संबंधित प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसका कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तो वह क्या करता है, जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो कह रहा है कि यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि थर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर कोटलेबन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि गुरुजी आपने पहला क्यों लगाया है यहाँ पर आंसर, तो बिल्कुल यहाँ पर हम सभी चीज़ों को यहाँ पर विधिवत तरीके से समझेंगे, एक भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं होगा आपका। जितने भी यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड, वो चाहे आप हरियाणा टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, कोई भी सा आप एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए यहाँ पर आप वीडियो को देखिएगा, प्रश्नों को देखते चलिएगा, और यदि कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं तो सोने पर सुहागा होगा और भी आप अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तो देखिए थर्नडाइक के द्वारा क्या कहा गया है, थर्नडाइक के द्वारा सिद्धांत जो दिया गया है, पहले तो उसको देख लेते हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थर्नडाइक के द्वारा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है थर्नडाइक के द्वारा, तो आपको याद रखना है। लेकिन इनके द्वारा देखिए तीन यहाँ पर सीखने से संबंधित तीन यहाँ पर नियम दिए गए हैं। जो पहला नियम है वो है तत्परता का नियम। जब बालक तत्पर नहीं होगा तो वो क्या है, सीख नहीं पाएगा, सीखने में रुचि ही नहीं लेगा। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो है अभ्यास का नियम या प्रयास का नियम, ठीक है, अभ्यास या प्रयास का नियम। और जो तीसरा नियम है वो है प्रभाव का नियम। देखिए यदि बालक को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उसको पर क्या है, वो खुद पुनर्बलित हो जाएगा और काम करने के लिए उसको ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो देखिए सीखने के नियम, तीन नियम दिए गए हैं। जो मुख्य नियम है वो तीन नियम दिए गए हैं थर्नडाइक के द्वारा, और जो गौण नियम है वो दिए गए हैं 5 नियम। तो यहाँ पर आपको इन 3 नियम को याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्नडाइक हो जाएगा, क्योंकि देखिए कह रहा है कि बालक सीखने के लिए जब तत्पर होता है तो तत्परता से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो है, कह रहा है कि वो क्या करेगा, जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा, थर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पावलोव की बात करते हैं तो इस प्रकार की थ्योरी पावलोव के द्वारा इन्होंने उद्दीपक पर जोर दिया है। कुत्ते पर यदि प्रयोग के लिए जाने जाते हैं तो वो पावलोव जाने जाते हैं, और अनुबंधन का जनक भी पावलोव को कहा जाता है। स्किनर की बात करते हैं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। और यदि आपसे कोई पूछता है कि रेट पर और कबूतर पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो स्किनर के द्वारा किया गया था। कोटलेबन की बात करते हैं तो जीवन प्रत्याशा का सिद्धांत यदि आपसे पूछता है कोई किसके द्वारा दिया गया है, तो कोटलेबन के द्वारा दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन जॉन डीवी के द्वारा, आर्म स्ट्रॉन्ग के द्वारा, या फिर मैकडोगल। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि फ्रोवेल के द्वारा। तो देखिए आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, जॉन डीवी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रोवेल की बात करते हैं तो किंडरगार्टन विधि के जनक यदि आपसे पूछता है कि किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई है, तो किंडरगार्टन विधि दी गई है फ्रोवेल के द्वारा, जिनके द्वारा कहा गया है कि जो बाल उद्यान जिनके द्वारा कहा गया है कि देखिए जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं, तो देखिए शारीरिक और मानसिक या गतिविधि करके सीखते हैं। और जो देखिए किंडरगार्टन है उसको बाल उद्यान भी बोला जाता है। 4 से 16 वर्ष के बच्चों पर इनके द्वारा अध्ययन किया गया है। और जो फ्रोवेल हैं, फ्रोवेल के यदि आपसे पूछता है कि गेंद के खेल पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था, तो गेंद के खेल पर जोर दिया गया था फ्रोवेल के द्वारा। तो आपको फ्रोवेल से, अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई, तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और संवेग मैकडोगल के द्वारा बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट विधि है जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। देखिए जॉन डीवी का ये कथन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इनके द्वारा कहा गया है कि जो स्कूल होता है वो लघु समाज का रूप होता है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और देखिए एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि वह कथन बताइए जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो वह कथन कौन सा है आपको बताना है।
कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्ति विशेष प्रकार में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष प्रकार और कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। या फिर कह रहा है कि व्यक्ति विशेष न तो कोटि में भिन्न होते हैं, न प्रकार में भिन्न होते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर आंसर जानेंगे, और बिल्कुल साथियों देखिए साथ में आपको कमेंट करते चलना है। कमेंट करेंगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। आपको ज़्यादा अतिरिक्त समय देने की, रिवीजन में ज़्यादा अतिरिक्त समय देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सभी चीज़ों को यहीं पर आप रिवाइज भी करते चलेंगे। तो बिल्कुल कमेंट करते चलिएगा, साथ साथ कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सभी चीज़ें सीख पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता है पहले आप उसको समझिएगा कि होती क्या है। देखिए प्रकृति का नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं हो सकते हैं। अब वो चाहे देखिए कार्य करने का तरीका हो, बुद्धि हो, व्यक्तित्व में हो। देखिए कोई किसी का कैसा भी व्यक्तित्व है, किसी का अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। बुद्धि की बात करते हैं तो किसी में ज्यादा बुद्धि है, कोई जड़ बुद्धि है, कोई मूर्ख बुद्धि है, ठीक है। या फिर कोई देखिए प्रतिभाशाली बालक होता है। तो बुद्धि भी सभी में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। कार्य करने का तरीका भी आपको सभी को, यदि बच्चों की बात करते हैं, यदि अधिगम की बात करते हैं तो देखिए अधिगम शैली भी आपको अलग अलग, जो विचार हैं मस्तिष्क में चिंतन अलग अलग प्रकार का मिलेगा। तो देखिए कोई भी दो व्यक्ति, वो चाहे संसार का कोई सा भी व्यक्ति हो, आपस में समान नहीं हो सकता। उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे के साथ में, यहाँ पर ऑप्शन तीसरे के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा कि व्यक्ति विशेष प्रकार और कोटि में भिन्न भिन्न होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता आप बिल्कुल याद रखेंगे। जो मैंने बताया है वही उसका की पॉइंट है कि कोई भी दो व्यक्ति संसार में समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी की पॉइंट को याद रखना है और आपका बिल्कुल कभी भी यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत, कह रहा है कि समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हिप्पोक्रेटस के द्वारा, दूसरा कह रहा है कि शेल्डन के द्वारा दिया गया है, स्प्रेंजर के द्वारा, या फिर क्रेचमर के द्वारा दिया गया है। तो देखिए जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत की बात करते हैं तो तीसरे के साथ में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत है स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया है। अब लेकिन यदि आपसे पूछता है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक, याद रखना है मैं क्या बोलता हूं, आपको ये याद रखना है, बिल्कुल आप गौर से सुनते चलिएगा। प्रकारात्मक, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने 4 प्रकार के यहां पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं कि ये संसार में 4 प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं तो ये भी सुन लीजिएगा। देखिए यहां पर इन्होंने पित्त के आधार पर 2 प्रकार के बताए हैं, जिसका काला पित्त होता है और जिसका पीला पित्त होता है। और जो तीसरा बताया है वो बताया है बलगम के आधार पर, और जो चौथा प्रकार है वो है रक्त के आधार पर। तो यहां पर आपको याद रखना है रक्त के आधार पर, पित्र के आधार पर, काला पित्र और पीला पित्र, 4 प्रकार के यहां पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं कि 4 प्रकार के संसार में व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। और पहला जो प्रकारात्मक वर्णन है व्यक्तित्व का हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया है, आपको बिल्कुल याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। शेल्डन की बात करते हैं तो शेल्डन और क्रेचमर के द्वारा शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर सिद्धांत दिया गया है व्यक्तित्व का। तो आपको यह भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, तो शेल्डन और क्रेचमर को याद रखिएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं जेडपीडी या फिर बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कह रहा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीटेट दे रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको निश्चिंत होकर समझिएगा, बिल्कुल गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको बता रहा हूं निश्चित आपको यहां पर प्रश्न देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। तो देखिए जो टॉपिक है उसको पूरा कवर करेंगे हम। तो चलिए यहां पर पहले ऑप्शन जान लेते हैं। यदि आपको आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका जवाब डाल दीजिएगा।
सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है कह रहा है कि बेंडूरा के द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा दिया गया है, पियाजे के द्वारा दिया गया है, फिर वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। तो सही आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन चौथे के साथ में सही आंसर चला जाएगा जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। अब देखिए जो वाइगोत्स्की हैं रूसी वैज्ञानिक थे, ये भी आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। और जो वाइगोत्स्की थे इनके द्वारा कहा गया है कि जो बच्चा होता है वो समाज के द्वारा सीखता है, समाज के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वाइगोत्स्की और पियाजे हो गया। निश्चित रूप से आपको 2 या 3 प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। तो बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि जो वाइगोत्स्की है उनके द्वारा कहा गया है कि जो बच्चा होता है वो समाज के द्वारा वयस्कों या फिर समवयस्कों उनके साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। तो देखिए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। अब देखिए जो वाइगोत्स्की है इनके द्वारा जेडपीडी दिया गया है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो बहुत से बच्चे होंगे जो नहीं समझते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए बच्चा जब खुद से कार्य कर लेता है, तो देखिए बहुत ही आसानी से समझाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत आसानी से, मजा आ जाएगा समझने में, ठीक है। तो देखिए ये है कि जब बच्चा खुद से अपने कार्य कर लेता हो और जब सहारे के साथ में, किसी वयस्क के सहारे के साथ में जब कार्य करना जानता हो, जब कार्य करता हो, और जो उसके बीच का जो गैप होता है इसी को बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। याद रखना है आपको कि जब बच्चा खुद से कार्य कर लेता हो और जब किसी की सहायता के साथ में कार्य करता हो, तो इसी के मध्य का जो गैप है उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए बेंडूरा को देखते हैं। तो बेंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो समाज में अनुकरण या अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, जिसको बोलते हैं नकल करना, नकल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बेंडूरा के द्वारा दिया गया है। स्किनर की बात करते हैं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। पियाजे के द्वारा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी अवस्था थी वो थी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अपने बच्चे पर इन्होंने ये बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया था, ये भी आपको याद रखना है। और सभी यहाँ पर जितने भी देखिए महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसके द्वारा दिया गया? जो पदानुक्रम का सिद्धांत है या फिर जिसको मांग का सिद्धांत बोलते हैं या आवश्यकता का सिद्धांत बोलते हैं, कह रहा है कि किसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, चाहे वो सीटेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो आप, या फिर कोई भी टीईटी एग्जाम दे रहे हो, रीट एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि थर्नडाइक के द्वारा दिया गया, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, मैस्लो के द्वारा दिया गया, या फिर कोफ्फा के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा मैस्लो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मांग का सिद्धांत या फिर जिसको आवश्यकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, मांग का सिद्धांत या आवश्यकताओं का सिद्धांत बोलते हैं, जिन्होंने मैस्लो के द्वारा देखिए 5 प्रकार की मांग बताई गई हैं। तो सबसे पहली जो मांग है वो एक त्रिकोण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। जो पहले प्रकार की मांग है, पहले प्रकार की है शारीरिक या देहक मांग, जिसको बोलते हैं शारीरिक या देहक मांग। जो दूसरी मांग है वो है सुरक्षा की मांग, क्या है? सुरक्षा की मांग है। तीसरी मांग को इन्होंने कहा है समाज की मांग, ठीक है। और जो चौथी है वो है सम्मान की मांग, और जो पांचवी है उसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आत्म अनुभूति या फिर जिसको संतुष्टि की मांग कहते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि मैस्लो के द्वारा कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की मांगों का वर्णन किया गया है। उन्होंने एक त्रिकोण के रूप में बताया है कि जो व्यक्ति का जीवन गुजरता है वो एक त्रिकोण के रूप में देखिए इन सभी मांगों से होकर गुजरता है। एक जो व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? शारीरिक या देहक मांग, भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न भी बना था, सीटेट का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए जो एक महिला है, प्रश्न सुन लीजिएगा, पहले प्रश्न समझेंगे आप तो उससे आप समझ जाएंगे निश्चित रूप से इस त्रिकोण को। तो देखिए प्रश्न है,
देखिए कह रहा है प्रश्न कि एक महिला है वो भोजन के लिए अपने बच्चे को बेच देती है, तो यह सिद्धांत किस सिद्धांत का, मतलब ये प्रश्न किस सिद्धांत का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा, एक व्यक्ति है मान लीजिए, उसको सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, पहले पेट भरना होगा अपना, ठीक है, पहले उसको भोजन की आवश्यकता होगी। यदि वो जिंदा होगा तो बच्चे तो फिर भी वो और पैदा कर सकती है वो लेडी, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो फिर इसके बाद पहले तो है शारीरिक या दैहिक मांग, इसके बाद जो दूसरा है वो है सुरक्षा की मांग, ठीक है। जब वो अपने आप को भोजन उसको प्राप्त हो जाएगा तो समाज है जो उससे जो अपनी सुरक्षा करनी है, दूसरे जानवर हो या फिर किसी से भी हो, तो सुरक्षा की मांग है। इसके बाद समाज के साथ में, ठीक है, जो उसकी 30-40 साल की उम्र होती है वो किसके साथ में, समाज के साथ में, पैसा, लेन देन, दुनियादारी। इसके बाद सम्मान, 50-60 साल का हो जाएगा, सम्मान उसे चाहिए। इसके बाद क्या, आत्म अनुभूति, भाई वो सोचेगा कि मैंने जिंदगी भर क्या, संतुष्टि चाहिए मुझे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बहुत कमाया है या नहीं कमाया है, जिंदगी भर क्या किया है, तो उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए, आत्म अनुभूति। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रकार का वर्णन मैस्लो के द्वारा किया गया है। पहली शारीरिक या दैहिक मांग, दूसरी सुरक्षा का, फिर समाज, सम्मान, और फिर जो लास्ट की है वो है आपकी आत्म अनुभूति की मांग। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा बिल्कुल। देखिए विधिवत तरीके से मैंने आपको समझाया है, याद रखना है आपको। मैस्लो से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा, आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपके अनुसार शिक्षण क्या है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि एक प्रक्रिया है, एक कौशल है, एक कला है, या फिर विकल्प या दूसरा या तीसरा सही होगा। तो यहाँ पर चौथे के साथ में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो शिक्षण है वो क्या है, एक कौशल भी है और एक कला भी है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए एक सजीव कक्षा स्थिति में, यहाँ पर देखिए एक सक्रिय कक्षा भी कर सकते हैं हम, कि एक सक्रिय कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित क्या है, बताना है आपको। कह रहा है कि कभी कभार हंसी का शोर, दूसरा कह रहा है कि पूर्ण रूप से शांति, या फिर शिक्षक छात्र वार्ता, या फिर विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक और छात्र के मध्य में वार्ता क्या है, एक सजीव कक्षा का क्या है, प्रतिमान है, बिल्कुल। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो पुनर्वलन है, यदि आपसे पूछता है कि पुनर्वलन शब्द किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है C.H. हल के द्वारा दिया गया है। और यदि आपसे पूछता है कि देखिए पुनर्वलन के 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, तो एक तो होता है आपका सकारात्मक पुनर्वलन, और जो दूसरा होता है वो होता है नकारात्मक पुनर्वलन, जो स्किनर के द्वारा इनके प्रकारों का वर्णन किया गया है। इनका अध्ययन किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा किया गया है। जो सिद्धांत है देखिए पुनर्वलन का, वो हल के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो प्रकार हैं वो स्किनर के द्वारा बताए गए हैं। तो आपको इसको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है देखिए शाब्दिक, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई सा भी यहाँ पर पुनर्वलन का प्रकार नहीं है कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। तो जो प्रकार है वो मैं आपको बता चुका हूं कि एक तो है सकारात्मक पुनर्वलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्वलन। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, कोई यहाँ पर जो भी भाई बहन नए हैं चैनल पर, वो पुनर्वलन यदि नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप कभी भी नहीं भूलेंगे पुनर्वलन से दोस्तों। लेकिन आपके सामने एक यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, कि यदि आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को कोई भी भाई बहन सीटेट एग्जाम, यूपी टेट हो गया, रीट एग्जाम हो गया, शिक्षण संबंधी कोई सा भी एग्जाम हो गया जिसमें सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हों, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते जाइएगा वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर पुनर्वलन समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पहले, ठीक है, फिर इसके बाद तो यहाँ पर मैं अरस्तु की आगमन विधि से आपको समझाऊंगा। देखिए जो आगमन निगमन विधि पढ़ी होगी आपने, कभी नहीं पढ़ी तो समझ लीजिएगा। देखिए आगमन विधि होती है कि उदाहरण से नियम की ओर। तो पहले मैं आपको उदाहरण दूंगा यहाँ पर, फिर इसके बाद मैं आपको नियम बताऊंगा, तो समझिएगा। देखिए एक शिक्षक है और उसने क्या है, एक बच्चे को होमवर्क दिया है, ठीक है, और उसने कहा कि बेटा कल ये होमवर्क करके लाना।
और वो बच्चा क्या है, पूरा होमवर्क करके लाता है, अच्छी राइटिंग में भी करके लाता है, बिल्कुल अच्छा करके लाता है कि टीचर का दिल गदगद हो जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है टीचर। तो जैसे ही टीचर खुश हो जाता है तो वो क्या करता है, बच्चे की कॉपी में वेरी गुड दे देता है लिखकर, ठीक है। तो जैसा ही बच्चा वेरी गुड देखता है तो कार्य करने के लिए क्या है, प्रोत्साहित हो जाता है, ठीक है। और ज्यादा कार्य करने में उसका मन लगता है, और ज्यादा रुचि लेने लगता है कार्य करने में। तो शायद आप एग्जाम्पल यहाँ पर समझ रह गए होंगे। यहाँ पर देखिए, कोई भी किसी के द्वारा कह दिया जाए यदि अरे ये बच्चा बहुत अच्छा कार्य करता है, तो वो बच्चा और ज्यादा रुचि दिखाने लगता है कार्य करने में, चाहे उससे बने या ना बने, वो और अच्छा करने का प्रयास करता है। तो देखिए एक ऐसी क्रिया, अब देखिए मैं नियम बता रहा हूं आपको, नियम समझिएगा, कि एक ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, ठीक है। वो क्या है, जैसे ही बच्चे को वेरी गुड दिया तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से काम को करेगा, ठीक है। तो एक ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, तो इस प्रकार की क्रिया कहलाती है पुनर्बलन कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। इससे ज्यादा सरल तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता मेरे बच्चे। तो चलिए इसी के साथ में हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, और दोस्तों बिल्कुल आराम से समझते चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सभी चीजों को समझेंगे। समझना इस प्रकार से है कि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत ना करें। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। पहला है मूल्यों के महत्व को बताना, दूसरा कह रहा है कि मूल्यों के पालन ना करने पर दंडित करना, बच्चे यदि मूल्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो कह रहा है कि यहाँ पर बच्चे को दंडित करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक के द्वारा व्यवहार में मूल्य स्थापन, और जो चौथा ऑप्शन यहां पर कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो देखिए मूल्य क्या है, क्या है कि शिक्षक जब तक अपने अंदर वो सभी चीजें नहीं उतारेगा, जब तक खुद बात अच्छे से नहीं करेगा, तब तक बच्चे भी बात क्या है, अच्छे से नहीं करेंगे। देखिए मैं एक आपको यहाँ पर ठोस लैंग्वेज में बता रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। यदि एक शिक्षक है और कक्षा में गाली गलौज दे रहा है, तो देखिए उसी प्रकार का बर्ताव क्या करने लगते हैं, बच्चे भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो पहले मूल्यों का स्थापन, नैतिकता पहले आपको शिक्षक में दिखानी चाहिए, शिक्षक में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद वो बच्चे सीखेंगे। जब एक शिक्षक ही क्या है उस प्रकार का बर्ताव कर रहा है कि बच्चे तो फिर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो पहले आदर्श व्यवहार है वो किसमें आने चाहिए, एक शिक्षक में आने चाहिए। बोलने का तरीका, ठीक है, हर चीज से लेकर, चाहे वो कार्य करने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, सभी चीजों को इस प्रकार से, चाहे वो नैतिकता हो, तो पहले शिक्षक को खुद में अपने अंदर उसको क्या है उतारना चाहिए, तभी क्या है वो बच्चे सभी सीख पाएंगे। आप बेंडूरा को याद कीजिएगा। बेंडूरा ने क्या कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो नकल के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। जब अनुकरण के द्वारा सीखते हैं तो जिस प्रकार का बर्ताव शिक्षक करेगा उसी प्रकार से तो बच्चे समझेंगे। तो यहां पर देखिए अध्यापक के व्यवहार में क्या होना चाहिए, मूल्य का स्थापन होना चाहिए, खुद उसको वो सभी व्यवहार अपनाने चाहिए, तभी वो क्या है बच्चों को मूल्यों की शिक्षा से दे पाएगा, बच्चों को मूल्यों की शिक्षा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज के, बिल्कुल मजा आ रहा है यार, आप लोगों को आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो सभी प्रश्न यहां पर मैं कवर कर रहा हूं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, उपयुक्त अर्थ बताना है आपको कि उपयुक्त अर्थ यहां पर कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कौशल अर्जन, या फिर कह रहा है कि ज्ञान अर्जन, तीसरा कह रहा है कि व्यवहार में परमार्जन, और जो चौथा कह रहा है कि यहां पर व्यक्तिक समायोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए यहां पर तीसरे के साथ में बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। जो देखिए सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्जन, परिमार्जन ही क्या कहलाता है, व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन जिसको बोल सकते हैं, क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है, अधगम कहलाता है। अब देखिए अधगम समझिएगा कि अधगम होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। किसी के द्वारा देखिए अनुभव के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, ठीक है, व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं। याद रखना है, मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं आप उस पर गौर करिएगा। अभ्यास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है।
तो ये चीज आप नोट करके लिखिए, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए व्यवहार में परिमार्जन क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि वाणी दोष नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। दूसरा कह रहा है कि धीमी और तेज गति में बोलना। तीसरा कह रहा है कि हकलाना और तुतलाना। कह रहा है कि तीव्र अस्पष्ट ध्वनि। तो यहाँ पर दूसरे के साथ में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो वाणी दोष होता है वो क्या कहलाता है, देखिए हकलाना, तुतलाना, बार बार शब्दों का वही अटक जाना, ठीक है, इस प्रकार का परिवर्तन वाणी दोष कहलाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि धीमी या तेज गति में बोलना क्या कहलाता है, वाणी दोष नहीं है आपका। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बिल्कुल आपको इसका सही आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किससे संबंधित है, प्रश्न कह रहा है भाई। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है कि हरलॉक का, दूसरा कह रहा है मैकडोगल का कथन है, तीसरा कह रहा है कि टीपी मेनन का है, यहाँ पर टीपी मेनन हो जाएगा, या चौथा कह रहा है कि रॉस का है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि हरलॉक महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है, यह कथन कहा गया है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का, अभिवृत्ति का, विशिष्ट बुद्धि का, या फिर अभिक्षमता का। तो देखिए बिने और साइमन के द्वारा 1905 ईस्वी में देखिए बुद्धि पर पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो देखिए इनके द्वारा विशिष्ट बुद्धि सुझाई गई थी, विशिष्ट बुद्धि के मापने के लिए मापनी बनाई गई थी। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि देखिए बिने से आपको एक यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां पर जितने भी रिलेटेड प्रश्न है वो अभी आपको मैं यहां पर बता देता हूं। देखिए यदि आपसे पूछता है कि मानसिक आयु का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, तो देखिए 1908 का जो संशोधन हुआ था इनका बुद्धि का, तो उस संशोधन में इनके द्वारा मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया था, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि प्रथम बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रथम बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था विनय साइमन के द्वारा। यदि आपसे पूछता है कि बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो टर्मेन को आपको याद रखना है। 1916 ईस्वी में बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि का इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन शारीरिक विकास, मानसिक योग्यता, थकान, या फिर ये सभी। तो यहां पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, या फिर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, या फिर वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो बाल विकास के अंतर्गत लिया जाता है वो क्या है, गर्भावस्था तक से किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल विकास के अंतर्गत रखा गया है। देखिए एक शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सही सुचारू रूप से चला सकता है। तो ये भी आपको यहां पर पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों में उनका गृह कार्य करवाना, दूसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, या फिर कक्षा में अनुशासन, नियम पर चलो बिल्कुल बच्चों, अनुशासन बनाए रखना, या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या है, आनंदप्रद बनाना एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में देखिए एक और आपसे व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया।
पहला ऑप्शन मर्रे के द्वारा, यहाँ पर मर्रे है, रॉबर्ट बेलक या फिर रोजनबिंग। तो यहाँ पर तीसरे के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा लियोपोल्ड बेलक के द्वारा CAT, जिसको टेस्ट बोलते हैं, CAT टेस्ट बोलते हैं, जिसको बालक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं, का निर्माण लियोपोल्ड बेलक के द्वारा किया गया है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इन्होंने यहाँ पर 10 प्रकार के कार्ड लिए हैं जिन पर जानवरों के क्या है चित्र बने होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समूह शिक्षण है, समूह शिक्षण बताना है कि समूह शिक्षण क्या है। कह रहा है कि संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करते हुए शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, या फिर स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, या फिर चौथा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण करवाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि संसाधनों, रुचि व विशेषता का उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों के द्वारा शिक्षण करवाना है। तो यहाँ पर समूह शिक्षण के लिए पहला ऑप्शन के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों देखिए सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे थे दोस्तों आज। और मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ मुझे उम्मीद लग रही है यहाँ पर कि आप निश्चित रूप से, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और कोई भी भाई बहन सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको वीडियो शेयर कीजिएगा, उसको सुझाइएगा कि यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों उसको ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, तो सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब ही मांगा जा रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी सीटेट एग्ज़ाम को सफल बनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में सफल हों। तो चलिए फिर इसी के साथ में हम अगले आपसे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं